हेलो, खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं आबिद। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सिंपली आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, डायरेक्टिव मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन। व्हाट काइंड ऑफ द डायरेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज providing for the legislative and the executive, how they make their policies with the regarding of the state, or simply you can say the citizens of the nation. तो simply directive principle of the state policy आपका जो है वो है आपका पार्ट 4 आर्टिकल 36 लेकर 51 तक। तो सिंपली पार्ट 3 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपका जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख लीजिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इट इज द इंस्ट्रूमेंट, ये इस तरह का टूल है ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। एट दैट टाइम दे हैव फ्रेम्ड, उन्होंने क्या किया था, इट इज द इंस्ट्रूमेंट, ये इस तरह का टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, औजार है ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, हाउ दे इंप्लीमेंट देयर पॉलिसी एंड लॉज विद द रिगार्ड ऑफ द सिटीजन। यानी सिंपली आप देख लीजिए, ये जब हमारा कानूनी अदारा जो था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब फ्रेम किया गया था, एक ऐसा टूल बनाया गया था, कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन, इस तरह के हदायत किनको दिए गए थे जो आपके लेजिस्लेटिव होते हैं। हु आर लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव इज द बॉडी हु मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। लेजिस्लेटिव वो बॉडी होती है जो आपके मुल्क और रियासत के लिए कानून बनाते हैं। एंड द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। हाउ दे इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज एंड लॉज रिगार्डिंग ऑफ द सिटीजन। जब भी कोई अदारा, चाहे वो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, उनको एक सिटीजन को देख करके पॉलिसीज और लॉ बनाने होते हैं। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि एक लॉ कैसे एग्जिस्ट होता है, कैसे वजूद में आता है। मान लो आपके एरिया में डकैतियाँ, चोरियाँ वगैरह हो रही हैं, तो हम जो हैं इस बात से, मतलब बड़े बड़े चोर यहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो आपके विलेज में, तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में आप क्या करते हो, इसी तरह का ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक समस्या बन जाती है। तो इसको टैकल करने के लिए लेजिस्लेटिव जो आपका होता है, वहाँ पे डिस्कशन होती है कि अगर हमको ये चोर कहीं भी पाए जाएं तो शूट एंड एक्साइट का ऑर्डर आप उनके लिए करते हो। दैट मीन्स वो एक क्या बनता है, एक एक्ट बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। कोई भी समाज में प्रॉब्लम जब वजूद में आती है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वी मेक सम लॉज। तो उन लॉज का वो जो लॉ हम बनाते हैं या उनको इम्प्लीमेंट जो करना होता है, जो भी सिटीज़न के जिस भी तरह से समाज में, आपकी रियासत में, आपके मुल्क में जिस भी तरह से जुर्म वजूद में आते हैं, जिस भी तरह से सिचुएशंस जो है वजूद में आती हैं, उसी को मद्देनज़र रख कर जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है और एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनको क्या करना है, उनको उसी तरह के कानून बनाना है। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये इस तरह, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर होम, किसके लिए है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। हदायत हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, दस्तूर जो बनाए गए हैं, मुल्क को हम किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उसके लिए उन्होंने क्या है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। जब मिनिस्टर लोग बनेंगे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके स्टेट में जो भी लेजिस्लेचर होता है, आपके पार्लियामेंट में जो भी मेंबरान होते हैं, उनको किस तरह से पॉलिसीज़ बनानी है, उनको स्टेट को मद्देनज़र रख कर जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे और कानून बनाएंगे, वही इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में फ्रेम किया गया है। हाउ यू कैन मेक द पॉलिसीज़ एंड लॉज ऑफ द
state with the regarding of the citizen of that state or simply you can say of that nation. अब देख लीजिए the directive principle of the state policy are contained in part 4th of the constitution from article 36 से लेकर 51 तक. तो आपके ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इसको पार्ट 3rd में शामिल किया गया है, जो आपका पार्ट 4th जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें इनको शामिल किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक. उसके बाद दिस नावल आइडिया इज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आयरलैंड. हमने इसको इरिश सिंपली आप क्या कहेंगे, हमने इसको अडॉप्ट किया है या हमने इसको बारोड लिया है. किन से लिया है? आयरलैंड से लिया है. दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. So what kind of the instrument or you can say laws which has made during the framing of the constitution of India, उनको फॉलो करके उनको मद्देनजर रख के जो आपके ये मतलब जो गवर्नेंस होती है, जो हुकूमत जो सत्ता में जो पावर में या जो उस वक़्त गवर्नमेंट होती है उनको मद्देनज़र रख के उनको उन प्रिंसिपल्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किए गए हैं उनको मद्देनज़र रख के उनको लाज बनाने हैं. दीज प्रिंसिपल्स different from the fundamental rights in the following respect. So the previous last discussion I have discussed illustratively with you that what is the exact meaning of the fundamental rights, how we can get and how we can protect the fundamental rights. So here in में the difference between the directive principles and fundamental rights में क्या है. अब यहाँ पे देख लीजिए, these fundamental rights are justiciable while the directive principles are non-justiciable, that they cannot be enforced in a court of law for their violation. तो simply during the discussion of the fundamental rights at that time मैंने आपको बताया था बुनियादी हकूक को हम आर्टिकल 226 और 36 के 32 के तहत हम जो हैं इन अगर आपका आर्टिकल जो आपका पार्ट 3rd में जो भी आर्टिकल हैं 12 से लेकर 35 तक वायलेट होते हैं, यू कैन अटेंड डायरेक्टली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ योर कंट्री टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स. बट यू कैन नॉट, अगर आपके ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं अगर ये वायलेट होते हैं, द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव इफ दे डोंट दे डोंट पुट इन माइंड द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, या सिंपली जब भी वो पॉलिसीज बनाते हैं वो सिटीजन्स को, शहरियों को, नागरिक जो इस नेशन का है उनको मद्देनज़र रखकर वो पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, वी डू नॉट मतलब इनको हम प्रोटेक्ट नहीं या हम कोर्ट से इनको एनफोर्स नाफिज नहीं कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट, द फंडामेंटल राइट्स एम एट गारंटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम टू द सिटीजन बाय प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट एग्जेस्टिव सेक्शन. उसके बाद सेक्शन एग्जेसिव स्टेट एक्शन, जो भी स्टेट के एक्शन होते हैं, मतलब ए स्टेट क्या है आपका स्टेट एक्शन वाइल द डीपीएस एम एट सिक्योरिंग सोशल economic freedom by the appropriate state action. अब सिंपली आप यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, अगर आपका कोई भी अगर आपका यहाँ पे आप देख लीजिए कोई भी अगर आपका यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है इनको वायलेट किया जाता है, सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को इट इज़ द गारंटेड, यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनको गारंटी करता है, आपको इनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है थ्रू द कोर्ट और द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, यू कैन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स. बट अगर आपके ये जो स्टेट पॉलिसी के जो डीपीएस है इनका एम होता है समाजी तौर पर फलाह व बहबूद और इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्टमेंट करना, सिंपली आपके समाज में जिस भी तरह से प्रॉब्लम है उसको अपलिफ्टमेंट करना और इकोनॉमिक जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अपलिफ्टमेंट करना. तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम जो हैं 3 भागों में 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं. एक तो आपका क्या है वेलफेयर जो है सोशलिस्टिक
सबसे पहले आपका है वेलफेयर, जिसको हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स कहते हैं, दूसरा आपका है गांधीयन प्रिंसिपल्स, और तीसरा आपका क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, आपके ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर होम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया गया था, एट दैट टाइम देयर आर थ्री प्रिंसिपल विच हैव नीड टू फॉलो द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एंड मेक द पॉलिसीज एंड द लॉज फॉर द सिटीजन्स। वो कौन कौन से हैं? एक तो है वेलफेयर जिसको हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कहते हैं। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 43, 43A एंड 47, इनको मद्देनजर रखकर आपके समाजी वेलफेयर, फलाह व बहबूद के लिए उनको कानून बनाने हैं। सेकेंड वन इज योर दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल, आर्टिकल 40 से लेकर जिसपे आपका पंचायत राज को मतलब एस्टेब्लिशमेंट किया है। 43 है, 48 है, 47 है और 48 है। उसके बाद आपका है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 44, 45 एंड 48। सो today we have discussed illustrately about the topic of the directive principle, in which I have told you that ये क्या होता है, it is the instrument of the instruction for home legislative और executive के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है। वो मतलब इनको, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तीन तरह की हदायत लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक तो है वेलफेयर, सोशलिस्टिक, उसमें कौन कौन से आर्टिकल को मद्देनजर रखकर उनको पॉलिसीज बनानी है, और गांधीयन कौन से आर्टिकल को देखकर गांधी जी जो था उसके कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको मद्देनजर रखकर पॉलिसीज बनानी है। उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनको मद्देनजर रखकर हमको जो है पॉलिसीज बनानी है। सो today I have discussed illustrately about the topic of the directive principle of the state policy। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। If in the end if you have any kind of the misunderstanding, any kind of the doubt regarding this discussion, you can comment in my comment box, and in the end I heartily request you please subscribe, like and share these videos ताकि in future I will make like such videos for you through which you will get benefit. Thank you very much.